गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो यहाँ पे हम अपनी इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की जो कि नितिन सांगवान सर के नोट्स थे उसकी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपके लिए लेक्चर नंबर 17 प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो कहानी की तरफ पढ़ रहे थे और कहानी को आगे बढ़ा के आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे इंदिरा एंड राजीव आफ्टर जनता गवर्नमेंट। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था किस तरह से जनता गवर्नमेंट आई, कैसे क्या हुआ, कैसे चरण सिंह आए, कैसे उनका कार्यकाल कंप्लीट हुआ। अब देखिए उसके बाद क्या होता है। होता क्या है कि कांग्रेस आर, ठीक है, कांग्रेस आर जो है ये फर्दर और स्प्लिट हो गई 1978 में। अब ये किसमें स्प्लिट हुई थी? एक बनी थी कांग्रेस आई, और जो कि आई का मतलब इंदिरा के लिए थी, और दूसरी बनी थी कांग्रेस यू। यू का मतलब था देवराज योर्स, ठीक है। फ्रेश लोकसभा इलेक्शंस जो है वो हुए, वो कब हुए? जनवरी 1980 में हुए, और जिसमें जनता पार्टी ने बहुत बुरी तरह से हार झेली, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, जहां पे इन्होंने बिल्कुल बढ़िया हालत करी थी 1977 में। नॉर्थ इंडिया में ही हार गए, तो समझ रहे हैं, ये किसी का भरोसा नहीं है सत्ता का। अब देखिए कांग्रेस पार्टी जिसे इंदिरा गांधी लीड कर रही थी, इन्होंने फिर से यहाँ पे जिस तरीके से 1971 में जीती थी उसी तरीके से फिर से एकदम से आके जीत गई। और जब इंदिरा पावर में आई तो इन्होंने यहाँ पे जो गवर्नमेंट थी, मैंने आपको पिछले में बताया था कि जैसे कि यहाँ पे जनता गवर्नमेंट ने आके जब वो सेंटर में जनता गवर्नमेंट आई तो उसने भी 9 स्टेट जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी उसे वहां पे जो है डिसमिस कर दिया गया था गवर्नमेंट को। वैसे ही जब इंदिरा जी आई, अब की पावर में आई है, तो इन्होंने फिर से सेम काम करा और इन्होंने सरकारों को 9 स्टेट्स में डिसमिस कर दिया। समझे? एक्सपीरियंस जो रहा 1977 से लेके 1979 के बीच का, ये हमें एक और लेसन देता है, ये हमें और कहते पाठ पढ़ाता है कि भाई ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसमें सरकार जो है जो देखी जाती है दैट आर सीन टू बी अनस्टेबल एंड quarrelsome आर सिविली पनिश्ड बाय वोटर्स। तो आपने ये चीज़ जरूर देखी होगी, पिछले से लेके इस लेक्चर तक में एक चीज़ का एहसास हुआ होगा कि जो सारी पावर्स है वो जनता के हाथ में है, वोटर्स के हाथ में है। तो अगर कुछ भी गलत सरकार करती थी वहां पे तो वोटर्स उन्हें खुद ही पनिश करे दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कि इतनी बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी कांग्रेस उस समय हार गई, और उसके बाद जब जनता पार्टी आई वो भी कुछ खास नहीं कर पाई, सिर्फ अपना बदला लेने में लगी रही। तो यहाँ पे जो है वो जनता ने भी, मतलब जो वोटर्स थे उन्होंने भी किस तरीके से उनको भी हरा दिया। तो आप समझ रहे हैं। लेकिन भाई यही उम्मीद करते हैं कि हमेशा ये चीज़ हमारी डेमोक्रेसी में चलती रहे। तो जब भाई ये सारी बातें हुई तो हमें ये एहसास होता है कि यहाँ पे जब कांग्रेस जीती तो ये एहसास होता है कि जनता के लिए काम करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। खैर, सेकेंड टर्म में जो कांग्रेस आई थी, अब जो कांग्रेस आई तो भाई ऐसा नहीं था कि सब कुछ बड़ा आसान था, इसके लिए भी दिक्कत थी। इसके जो ऑर्गेनाइजेशन था, इसका ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस थी, अब कमजोर पड़ गई थी। एज अ कांग्रेस वॉज ड्रिवन बाय हर कैरिज्मा। क्यों? क्योंकि अब क्या कांग्रेस का इतना नाम था, उस नाम से चल रही थी, और यहाँ पे ये अपने इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग अपना कार्य नहीं कर रही थी, अपना काम इतने अच्छे से नहीं कर रही थी, बल्कि जो उस समय चला आ रहा था भाई कांग्रेस वन पार्टी वाला सीन हो रहा था, तो भाई उसी को ही आगे बढ़ा के जीत रही थी और उसी अपने नाम पे जीत रही थी। सरकार ने यहाँ पे कुछ सक्सेस पाई, हालांकि फॉरेन अफेयर्स के फ्रंट पे, मतलब फॉरेन कंट्रीज के साथ हमारे रिश्ते वगैरह थोड़े अच्छे हुए। इन्होंने यहाँ पे कुछ 7th नॉन अलाइनमेंट समिट को होस्ट भी करा हमारे देश ने 1983 में। और इन्होंने कोई सोवियत इंटरवेंशन, जो सोवियत यूनियन ने इंटरवेंशन किया था अफगानिस्तान में, उसमें हमने कोई भी यहाँ पे जो है वो उसकी बुराई नहीं करी, कंडेम नहीं करा, बट यहाँ पे सोवियत से ये जरूर कहा कि आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अफगानिस्तान से बाहर आ जाइए। इन्होंने जो है क्रिटिसाइज करा प्रॉक्सी इंटरवेंशन यूएस का और पाकिस्तान का अफगानिस्तान में। तो यहाँ पे देखिए यूएस ने हमारा साथ नहीं दिया था, तो हमारा भी कोई मतलब नहीं था यूएस का साथ देने का। इसलिए जो यूएस और पाकिस्तान का जो ये इंटरवेंशन था, प्रॉक्सी इंटरवेंशन था अफगानिस्तान में, इसको हमने जरूर कहा कि गलत कर रहे हैं ये दोनों के दोनों। और इन्होंने कोशिश करी, शी ऑल्सो ट्राइड टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द यूएस के साथ में, पाकिस्तान के साथ में और चाइना के साथ में नॉर्मल करने की कोशिश करी। अब देखिए एक बात ये हो गई इसी के बाद कि इनको दिया गया मान,
इनको मार दिया गया 31 अक्टूबर 1984 में, और मारा भी गया इन्हीं के दो बॉडीगार्ड जो कि सिख बॉडीगार्ड थे उनके द्वारा। और वो इस बात का रिवेंज ले रहे थे कि इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार चला दिया था इनके इतने पवित्र जगह पे, गोल्डन टेम्पल पे। तो इस बात के बदले के लिए इन्होंने इनको दिया मार, इनके दोनों बॉडीगार्ड्स ने। और इसी के साथ ही इनके मरते ही बदले में भैया एंटी सिक्स राइट होने लगी नॉर्थ इंडिया में भयानक तरीके से। खैर, अब जब मर गई थी, इनकी डेथ हो ही गई थी, तो उसके बाद प्रधानमंत्री तो बनाना ही था। तो पार्टी ने चुन के लेकर आई भाई प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पे राजीव गांधी को। अब अगले जनरल जो इलेक्शंस हुए उसमें भैया ये बहुत ही एकदम अताह जीत हुई कांग्रेस की, बहुत ही वेव आ गई इनकी फिर से। अब हुआ क्या कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी फिर से हुई हमारे देश के अंदर। वो तब हुई जब गैस लीक हुई थी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में भोपाल के अंदर, जिससे क्या हुआ था कि 2000 लोग जो है उनकी मौत हो गई थी, और साथ में हजारों लोगों को यहाँ पे सेहत को नुकसान पड़ा था। कंपनसेशन जो इस एक्सीडेंट का था वो बहुत ही देर हो गई उसको देने में, एंड लार्जली कहा जाए तो अच्छा नहीं था, इनएडुकेट था। अब देखिए, जैसे यहाँ पे राजीव गांधी आए, इन्होंने क्या करा, इन्होंने ज्यादातर अटेंशन अपनी किस चीज को दी आपको मालूम है? इन्होंने ज्यादातर अटेंशन दी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, कि हम टेक्नोलॉजी में कैसे खुद को और एडवांस करें। और रिजल्ट के तौर पे इन्होंने यहाँ पे 6 तरह के टेक्नोलॉजिकल मिशंस को लॉन्च करा। ये एक टारगेट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट थे जिनको डिजाइन करा गया था ताकि इंडिया को मॉडर्न बनाया जा सके, आधुनिक बनाया जा सके। ज्यादातर केसेस में मिलेनियम को ये टारगेट रखा गया, एज अ डेडलाइन रखा गया, कि मतलब देखिए ये 2000 आने से पहले ही हम यहाँ पे सब कुछ एकदम अव्वल दर्जे का एकदम बढ़िया कर देंगे। और ये सब जो इन्वेंशन था, ये सब जो नए आइडियाज थे, इसको लाने के पीछे जो बंदा था उसका नाम था, इस मिशन को लाने के पीछे उसका नाम था सैम पित्रोदा। सैम पित्रोदा, ठीक है, PITRODA, सैम पित्रोदा। और ये यूएस ट्रेंड इंडियन एंटरप्रेन्योर था जो यहाँ पे चेयरमैन बना टेलीकॉम कमीशन का। ठीक है, अगर ज्यादा इंपॉर्टेंट इन सब में देखें तो ड्रिंकिंग वाटर मिशन काफी इंपॉर्टेंट था, जिसका एम ये था कि हम पोर्टेबल वाटर मतलब ड्रिंकिंग वाटर दें हर एक गांव वगैरह में। और क्योंकि हुआ क्या था उस वक्त तक सिर्फ 20% जो गांव थे वही यहाँ पे जो है वो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट्स के अंदर कवर करे गए थे। तो ये था कि हर जगह पे पानी यहाँ पे दिया जाए। और जो डेटा था, जो आइडिया था वो ये था कि हम सैटेलाइट का यूज करेंगे, जियोलॉजी का यूज करेंगे, बायोकेमिस्ट्री का यूज करेंगे, सिविल इंजीनियरिंग का यूज करेंगे, कि उससे पता लगा सके कि भैया कहाँ मतलब जो है पानी है कहाँ पे, और फिर पानी को निकालेंगे और इसे ऐसा बनाएंगे कि वो पीने लायक बन जाए। अब देखिए, दूसरा मिशन जो था वो था लिटरेसी मिशन। ठीक है, पढ़ाने वाला काम करना। तो लिटरेसी मिशन दूसरा मिशन था, क्योंकि ऑलमोस्ट अगर कहें अभी भी तो 60% हमारे यहाँ की पॉपुलेशन जो थी वो इलिटरेट थी। ठीक है, और इसका एम ये था कि भाई इसने एम ये था कि यूज़ करके टेलीविज़न का यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे ऑडियो विजुअल कैसेट्स का यूज़ करेंगे, ऐसे कुछ चीज़ों का यूज़ करेंगे, और इससे ही हम यहाँ पे इलिटरेसी को ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है, किससे? टेलीविज़न का यूज़ करके, ऑडियो विजुअल कैसेट्स का यूज़ करके। उस समय तो यही सब हुआ करती थी। तीसरा जो था वो था इम्यूनाइजेशन मिशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। ठीक है, ये वैक्सीन इम्यूनाइजेशन करना, इम्यून वैक्सीन वगैरह लगवाना प्रेग्नेंट औरतों को और बच्चों को। अब देखिए, जो चौथा था वाइट रेवोल्यूशन। वाइट रेवोल्यूशन का एम ये था कि हम पर कैपिटा जो अवेलेबिलिटी है दूध की, मिल्क की, उससे बढ़ाएंगे। तो कैसे बढ़ा सकते हैं? इसे बढ़ा सकते हैं हम ईल्ड बढ़ा के या कैटल की वैरायटी बढ़ा के। जितनी ज़्यादा कैटल की वैरायटी होगी उतना भाई दूध आएगा तो हर एक इंसान को पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए दूध मिलेगा, और इससे उसके अंदर कैल्शियम की भी कमी नहीं होगी, और इन सब चीज़ों के लिए। फिर पांचवा था एडिबल ऑयल मिशन। एडिबल ऑयल मिशन क्यों? क्योंकि उस वक्त तक इंडिया जो है उसने भाई क्या करता था, वो इंपोर्ट करता था बाहर से ही, एडिबल मतलब खाने वाला तेल जो है वो बाहर से मंगवाता था, इसलिए एडिबल ऑयल मिशन रखा गया। और जो छठा मिशन था वो था रूरल टेलीफोनी मिशन। रूरल टेलीफोनी मिशन, जिसका एम था कि एक टेलीफोन होना चाहिए हर एक विलेज में। सोचिए कितने पहले का जमाना है, एक टेलीफोन होना चाहिए हर एक विलेज में। साथ में इन्होंने ये भी करा, भाई राजीव गांधी ने ये भी करा कि भाई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में डाला जाए, है ना। हालांकि इसका क्रिटिसिज्म भी हुआ, इन्होंने देखा काफी कि, लेकिन इन्होंने तब भी कहा कि कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन लाना बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे देश के अंदर। इन्होंने कई सारे कदम उठाए कि हम किस तरीके से अपने इकोनॉमी को जो है लिबराइज कर सकते हैं, है ना, और मतलब लिबरल बना सकते हैं।
थोड़ा सा जो है थोड़ी आज़ादी दे सकते हैं इसको। एक्सपोर्ट वगैरह को इंक्रीज़ करा जाए क्योंकि इसी से हमें को पैसा मिलेगा। साथ में इम्पोर्ट वगैरह को कम करा जाए थोड़ा, इन्होंने इस सब चीज़ों पे ध्यान दिया। इन्होंने कुछ कदम भी उठाए कि हम किस तरीके से पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे, विलेज लेवल पे, यहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को किस तरह से और मजबूत बना सकते हैं। साथ में इन्होंने लॉन्च करा जवाहर ग्रामीण योजना। क्या इन्होंने लॉन्च करी है? जवाहर ग्रामीण योजना लॉन्च इन्होंने करी है ये, ताकि भाई किस लिए करी गई थी? ये 100 बर्थ एनिवर्सरी जवाहरलाल नेहरू की मार्क करने के लिए उस दिन इन्होंने जवाहर ग्रामीण योजना को लॉन्च किया था। साथ में इन्होंने लॉन्च की थी एक नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी यही लेकर आए थे, और कुछ कदम भी उठाए गए थे इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। किस नाम से? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के नाम से कुछ इन्होंने कदम उठाए थे। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में क्या था? ताकि यहाँ पे बेसिक एम्यूनिटीज जो हैं, जो ज़रूरतें हैं, उस पर स्कूल में प्रोवाइड करी जाए। साथ में नवोदय विद्यालय एज रेजिडेंशियल स्कूल, जिसमें यहाँ पे क्या होगा कि फ्री और क्वालिटी, एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन दी जाएगी गांव के एरियाज में, रूरल एरियाज में। साथ में नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान था औरतों के लिए, है ना, ये भी लॉन्च हुआ आपका 1988 के अंदर। एंड एंटी डाउरी लॉज वगैरह भी लाए गए और मजबूत बनाए गए उन लॉज को। देखिए, जब सरकार ने जो है अच्छी खासी अटेंशन देना शुरू कर दिया था इन्वायरमेंट को भी, है ना, प्रकृति पे भी ध्यान देना शुरू कर दिया था, और एक नई मिनिस्ट्री भी इसके लिए बना दी गई थी। एक बहुत ही बड़ा जो गंगा क्लिनिक प्रोजेक्ट है उसे भी लॉन्च किया गया। सोचिए गंगा को कब से क्लीन किया जा रहा है, तो गंगा क्लिनिक प्रोजेक्ट, उस समय प्रोजेक्ट इसको लॉन्च किया गया था। और 7 जोनल कल्चर सेंटर्स, 7 जोन का भी कल्चर सेंटर्स को भी यहाँ पे सेटअप करा गया, ठीक है, 7 जोनल कल्चर सेंटर्स को भी सेटअप किया गया। कुछ एफर्ट्स भी उठाए गए ताकि यहाँ पे जो ओपननेस है ना, रिड्यूस करें ओपननेस पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में, ठीक है, थोड़ा सा ओपन हुए चीजें पॉलिटिकल और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम। और साथ में एंटी डिफेक्शन एक्ट को भी पास करा गया 1985 में, ठीक है। अब ये तो जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 10 शेड्यूल के अंदर है। और पहले, इससे पहले क्या होता था कि भैया एमपी एमएलए खरीद लिए जाते थे, बेच दिए जाते थे, तो अब क्या है, बिक जाते थे। तो अब इस सब से छुटकारा मिल गया था 1985 में, एंटी डिफेक्शन लॉ जब आ गया था। साथ में लोक अदालत और कंज्यूमर कोर्ट्स को भी यहाँ पे सेटअप किया गया, तो काफी कुछ करा गया। अब बात आती है फॉरेन पॉलिसी के लिए, तो फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे भी कई सारे कदम उठाए गए। राजीव गांधी ने बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करा, पूरा एक्सटेंसिवली टूर करा, है ना, दूसरी कंट्रीज गए 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 गए, और इंडिया ने बहुत ही अच्छे रिश्ते अपने रखे दूसरी कंट्रीज के साथ में। साथ में यहाँ पे जो इंडिया ने फर्मली जो है अपने कदम उठाए अगेंस्ट न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन एंड अपार्थीड, अपार्थीड के लिए भी समझ लीजिए हमने खिलाफ खड़े हुए हैं। साथ में राजीव गांधी ने साइन करा था एक दिल्ली डिक्लेरेशन। क्या साइन करा था राजीव गांधी साहब ने? दिल्ली डिक्लेरेशन को साइन किया था बच्चों 1986 में विद गोर्बाचेव फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, ठीक है। किस लिए? गोर्बाचेव के साथ इन्होंने साइन किया था इसको, किस लिए किया था? न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के लिए, कि भैया न्यूक्लियरी जो है वो कंट्रीज ना हो, क्योंकि देश के लिए क्या, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ी दिक्कत का कारण होता है। अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स अभी भी थोड़ा गफलत में था इंडिया को लेके, और ये जो है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था इंडिया के इनिशिएटिव पे। अच्छा, इसने जो भी इंडिया ने कदम उठाया, यूएस ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। इवन इंडिया की जो रिक्वेस्ट थी सुपर कंप्यूटर्स को लेके, उसको भी इसने सीधा डिनाई कर दिया। तो हमारे रिश्ते अब अच्छे हुए हैं, स्टार्टिंग में यूएस कोई हमारे लिए इतना अच्छा नहीं था, तो हमने जब रिक्वेस्ट की थी सुपर कंप्यूटर्स की, तो भी इसने मना कर दिया था। दूसरी तरफ जो हमारे यूएसएसआर के साथ रिश्ते थे, ठीक है, जो आज का रशिया है, उस समय का सोवियत यूनियन, उसके साथ हमारे रिश्ते और अच्छे हो गए थे। और राजीव गांधी मिले यहाँ पे गोर्बाचेव से 8 बार मिले, ठीक है, 8 बार मिले 5 सालों में। ये चाइना भी गए, चाइना गए 1988 में, और ये फर्स्ट आफ्टर नेहरू विजिट इन 1954, ठीक है, 1954 में यहाँ पे नेहरू की विजिट के बाद जो है वो ये चाइना गए 1988 में। इंडिया ने साथ में इवन यहाँ पे रोक के रखा, खुद को कंडेम नहीं करा तियाननमेन स्क्वायर मैसेकर जो कि हुआ था 1989 में चाइना के अंदर। चाइना के अंदर एक जगह का नाम है तियाननमेन, वहाँ पे स्टूडेंट्स डिमॉन्स्ट्रेशन वगैरह हुए थे उस समय, तो इंडिया ने इस बात पे भी कुछ नहीं करा। साथ में ये राजीव गांधी साहब पाकिस्तान भी गए, और फिर से भाई ये नेहरू के बाद दूसरे थे जो है पहले थे जो वहाँ पे पहुंचे। खैर,
हालांकि जो रिलेशन थे हमारे पड़ोसी देश के साथ में वो कम ही होते गए, डिटोरिएट होते गए। बांग्लादेश जो था वो ज़्यादा फंडामेंटलिस्ट बनता जा रहा था। नेपाल जो था उसने हैवी ड्यूटीज़ लगा दी थी अब इंडियन गुड्स पे, अगर इंडियन गुड्स वहाँ जाने हैं तो उस पर ड्यूटी देनी पड़ जाएगी। साथ में डिस्काउंट दे दिया था चाइनीज़ गुड्स को भी, और कहा था इंडियन रेजिडेंट से कि आप वर्क परमिट लेकर आइए अगर आपको काम करना है नेपाल के अंदर। आप समझ रहे हैं ये हालत हो गई थी नेपाल की। हालांकि जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था वो हुआ था रिगार्डिंग श्रीलंका। ये हुआ क्या कि 1983 में हजारों श्रीलंकन तमिल्स क्या हुआ कि भाग के जो है वो फ्लेड टू तमिलनाडु व्हेन श्रीलंकन गवर्नमेंट लॉन्च असॉल्ट। हुआ क्या कि सारे के सारे श्रीलंकन, सारे क्या हजारों मात्रा में श्रीलंकन जो तमिल्स थे वो भाग के आ गए तमिलनाडु हमारे देश के अंदर। क्यों आ गए थे? क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक असॉल्ट ऑन LTTE बेस्ड इन जफाना में, और इससे बचने के लिए ये बेचारे भाग के आ गए तमिलनाडु। पब्लिक ओपिनियन एक साथ आई अराउंड द कॉज ऑफ तमिलियन। भाई तमिलियन के कॉज पे सबकी बात एक जैसी लगी और सब एक साथ जो है आए और आवाज उठाने लग गए इंडियन इंटरवेंशन की कि भैया यहाँ पे इंडिया को श्रीलंका के इन तमिल्स वाले मैटर में इंटरफेयर जरूर करना चाहिए। अब इंडिया ने एज अ रिजल्ट क्या करा कि यहाँ पे फूड वगैरह और दूसरे कुछ जो जरूरत का सामान होता है उन्हें सप्लाई करना शुरू कर दिया एरियाज में अंडर ब्लॉकेड। श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने भी यहाँ पे अप्रोच करा इंडियन गवर्नमेंट को, मदद के लिए ये भी आए है ना इस मैटर में। और रिजल्ट के तौर पे यहाँ पे क्या हुआ कि इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड, क्या हुआ, इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड को साइन करा गया प्यारे बच्चों 1987 में। ठीक, जिसके अंदर क्या था कि जिसमें भाई जिसने अंडरलाइन करा दैट नॉर्थ ईस्टर्न तमिल डोमिनेट एरियाज, जो नॉर्थ ईस्टर्न के एरियाज हैं जो जहाँ पे तमिल ज़्यादा रहते हैं, इनको मर्ज कर दिया जाएगा एक सिंगल प्रोविंस में और कंसिडरेबल डेवोल्यूशन ऑफ पावर विल हैव, और जितनी भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से पावर्स वगैरह दे दी जाएंगी। ये भी डिसाइड करा गया कि जो LTTE है उन्हें यहाँ पे अपने हथियार जो है वो त्याग देने चाहिए। हालांकि हुआ क्या कि LTTE इन्होंने यहाँ पे मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया कि हम अपने हथियार नहीं गिराएंगे। और इस सिचुएशन में तमिल प्रेसिडेंट ने मदद मांगी इंडियन आर्मी की और इंडियन ट्रूप जो है वो भेजे गए, जिसकी वजह से क्या हुआ आप कह सकते हो कि कंप्लीट फेलियर रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि इंडियन के ट्रूप जो है उनको काफ़ी मुश्किल लगा था डील करना जो इतने भयानक गुरिल्ला वॉरफेयर अटैक्स हो रहे थे। ये काफ़ी दे ऑल्सो बिकेम अनपॉपुलर अमंग बोथ श्रीलंकन तमिल्स एंड लार्जर पॉपुलेशन। ये काफ़ी अनपॉपुलर हो गया था जो आपके श्रीलंकन तमिल्स हैं उनके बीच में भी और जो बड़े लेवल पे जो पॉपुलेशन थी उसके बीच में भी एज वेल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फॉरेन आर्मी। ठीक है, उनको ये लगा कि अरे ऐसे क्यों, बाहर की आर्मी यहाँ पे क्यों आ गई है, तो वहाँ के लोग बुराई करने लग गए। अब जो नए प्रधानमंत्री बने जिनका नाम था प्रेमदास, ठीक है, प्रेमदास जो नए प्रधानमंत्री बने इन्होंने भी कहा इंडियन आर्मी से कि आप भी हमारे यहाँ की ज़मीन छोड़ के जाइए, और सिचुएशन अब और ज़्यादा मुश्किल हो गई थी इंडिया के लिए। और रिजल्ट के तौर पे क्या हुआ कि इंडिया ने अपने आप को वहाँ से हटा लिया है ना, धीमे धीमे करके वहाँ से अपनी फोर्सेस को मंगवा लिया गया वापस। खैर राजीव गांधी ने भी काफ़ी कोशिश करी कि यहाँ पे जो एक नई जिंदगी दे दे है ना, ये जो नाम था हमारा भैया नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, इसे फिर से रिवाइव करें। क्यों? एक नया पर्पस दे दें उसे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का। ठीक है, अभी तक तो ये था कि चलो ठीक है हम सबके साथ अच्छे रिश्ते रखेंगे, किसी से खराब नहीं करें, किसी की टीम में नहीं जाएंगे। अब ये था कि हम नाम को वापस से कैसे रिन्यू करें, तो इन्होंने कहा ठीक है इसका एक नया पर्पस होगा न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का, कि सारी कंट्रीज कहो कि भैया न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए वर्ल्ड। इन्होंने यहाँ पे जो है आगे बढ़े ये मॉडर्नाइजेशन को लेके आर्म फोर्सेस की, जिसकी वजह से क्या हुआ बहुत सारा खर्चा होने लग गया इनका डिफेंस में। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि आर्म फोर्सेस जो है मॉडर्नाइज करनी चाहिए, और भाई मॉडर्नाइज कुछ करना है तो पैसे तो खर्चा करने पड़ेगी, तो डिफेंस पे काफ़ी खर्चा होने लगा। हालांकि ये वक्त भी था जब सारे जो भी डिफेंस स्कैंडल्स हुए थे, जो स्कैम हुए थे, जैसे कि आपका जो है वो बोफोर्स डील स्कैंडल था, या HDW सबमरीन स्कैंडल था, और वगैरह वगैरह ऐसे बहुत सारे जो स्कैंडल्स हुए थे वो सॉल्व होना शुरू हो गए थे। देखिए जो बोफोर्स स्कैंडल था ये एक स्नोबॉल्ड सो मच, इतना ज़्यादा उठा कि जो आपकी यानी जेल सिंह थे, ये इतना हो गया कि भैया इन्होंने कोशिश की कि भाई राजीव गांधी जी को यहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाए। किस ग्राउंड पे? यहाँ पे 2 ग्राउंड पे इनको सस्पेंड करने की बात की थी। पहले तो उन्होंने करप्शन किया है, और दूसरा ये यहाँ पे इन्फॉर्म नहीं कर पाए हैं प्रेसिडेंट को इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स को लेकर। अब सोशल फ्रंट पे अगर हम बात करें
ठीक है। सोशल फ्रंट पे भी राजीव गांधी यहाँ पे अच्छा नहीं कर पाए, है ना, क्रूशियल फेल थे ये, क्रूशियल टेस्ट में फेल हो गए थे। शाह बानो केस में 1987 की, अभी शाह बानो केस तो आपने कई बार सुना होगा इंडियन पॉलिटी में, तो शाह बानो केस में ये फेल हो गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने प्रोवाइड करा था मेंटेनेंस एक ओल्ड डिवोर्सी मुस्लिम औरत को। और इनिशियली सरकार ने कहा बहुत अच्छा डिसीजन, बहुत अच्छा डिसीजन है, बट बाद में क्या हुआ कि प्रेशर में फ्रॉम द ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ग्रुप्स, जो भाई हुआ क्या, प्रेशर पड़ा सरकार पे, किसी जो पुराने ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम ग्रुप्स थे, है ना, जो कह रहे थे कि ये एक इंटरफेरेंस है पर्सनल लॉ में, और एज अ रिजल्ट राजीव गांधी मेड अ यू टर्न एंड बॉट अ लेजिस्लेशन विच ओवरटर्न सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। तो यहाँ मामला क्या हुआ था कि शाह बानो केस में, जो कि 1987 का था, इसमें भी बड़ी दिक्कत ये आई कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यहाँ पे मेंटेनेंस देंगे, जो भाई मेंटेनेंस देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए मेंटेनेंस आपका ओल्ड जो डिवोर्सी है मुस्लिम औरत जो है शाह बानो। अब शुरुआत में सरकार ने कहा बहुत अच्छा डिसीजन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे उन्होंने कहा अरे 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 ये कैसे सपोर्ट कर रहे हो, ये कैसे डिसीजन हो गया भाई, ये तो बड़ी गलत बात है, और सरकार कैसे इसको सपोर्ट कर रही है, ये तो हमारा पर्सनल मामला है, इस पर्सनल मामले में कौन होता है सुप्रीम कोर्ट बोलने वाला। तो इससे यहाँ पे साथ देने की बजाय राजीव गांधी ने पूरे जो भी उस समय तारीफें कर रहे थे वो इस बात से यूटर्न ले लिया, और इवन ऐसे लॉज लेकर आने लग गए जिससे जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है उसे वापस से बदला जा सके। अब क्या हुआ था कि केस, अब दोनों ही भड़क गए, यहाँ पे मुस्लिम भी भड़क गए, हिंदू भी भड़क गए। कैसे भड़के, तो पहले सबसे पहले जब केस निकला तब इन्होंने कहा बहुत सही है बहुत सही है, तो इसमें इनकी तरफ मुस्लिम भड़क गए, और बाद में जब इन्होंने यूटर्न ले लिया तो यहाँ पे हिंदू भड़क गए कि आप जो है सही से जो है स्टैंड ले सकते हो किसी चीज़ पे। तो ये बात है, इन्होंने कहा कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के डायरेक्शन में आप सही से जो है वो स्टैंड ले रहे हो, ये कौन सी बात होती है। क्या है यहाँ पे भाई, इकोनॉमी रजिस्टर्ड ग्रोथ ऑन द वन हैंड वाज आल्सो मार्क्ड बाय हाई डेफिशिएंट एंड दब। अब मामला क्या था कि जो इकोनॉमी थी हमारी, भाई हमारी अर्थव्यवस्था भी बहुत ही बुरी हालत में थी, एकदम खराब हो चुकी थी, इतना हाई डेफिशिएंट हो चुका था, इतने कर्जे हो चुके थे हमारे ऊपर कि इनकी अनपॉपुलैरिटी और तेज बढ़ती रही। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब योर चैनल सिर्फ IAS, and if you want to follow me on any other social media platform, link is in the description. Along with this, if you want to join my membership and enjoy the various perks, just press the join button and enjoy the various perks. Thank you so much for discussion. Have a wonderful day. Take care.